हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी कल की क्लास रही थी जिसके अंदर हमने राव चंद्रसेन और रायसिंह के बारे में उस टॉपिक को हमने कवर किया था। आज हम करेंगे इसके अंदर सवाई जयसिंह और अमर सिंह राठौड़ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो शुरुआत अपनी करेंगे जयसिंह द्वितीय से। जयसिंह द्वितीय या फिर जिसे अपने स्वाई जयसिंह भी कहते हैं। स्वाई जयसिंह भी कहते हैं। स्वाई जयसिंह की अगर हम बात करें, इसका जो शासन काल है वो 1699 में प्रारंभ होता है। 1699 से लेकर के 1743 तक ये स्वाई जयसिंह का शासन काल होता है। देखो, आप लोग जयपुर गए होंगे और जयपुर के अंदर जो सबसे फेमस जो चीज है, वो जो स्थान है, वो है आमेर का किला। आप सबने देखा होगा आमेर के किले को। और ये जो आमेर का किला है, या फिर यूं कहें कि ये जो जयपुर शहर है, इसकी जो शुरुआत थी वो जयसिंह के द्वारा ही की गई थी। देखो, आमेर रियासत तो जयपुर से पहले भी थी। तब वहां जयपुर नहीं आता था, तब यहाँ जयपुर शहर का नामो निशान ही नहीं होता था जब आमेर रियासत की शुरुआत हुई थी। जयपुर नगर की जो स्थापना थी वो जयसिंह के द्वारा ही करवाई गई थी। इतना समझ में आ गया। अब अपने आगे शुरू करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वैसे तो आपको ये भी लास्ट में बताना ही था मैंने, लेकिन हम लोग सुनते हैं आमेर के किले के बारे में, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। देखो, जयसिंह की अगर हम बात करें, इसका जो जन्म होता है वो 3 सितंबर 1688 को होता है। स्वाई जयसिंह का, देखो ये जो स्वाई शब्द है, ये जो स्वाई नाम है, ये एक उपाधि है जो मोहम्मद शाह के द्वारा जयसिंह को प्रदान की जाती है। ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये टॉपिक है। कंफ्यूजन सिर्फ कुछ लाइनों की ही है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हम इसके में देखेंगे स्वाई जयसिंह का जन्म। इसका जन्म होता है 3 सितंबर 1688 को। और ये जो जयसिंह होता है, इसके पिता का नाम होता है बिशन सिंह। इसके पिता का नाम होता है बिशन सिंह। बिशन सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक तो होता है जयसिंह, एक होता है जय सिंह, और दूसरा होता है विजय सिंह। दूसरा होता है इसके अंदर विजय सिंह। ध्यान से सुनना, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जब जयसिंह की अगर हम बात करें, जब वो शासक बनता है, या अगर अपने बात करें बिशन सिंह की, बिशन सिंह के समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक होता है, उस समय औरंगजेब होता है दिल्ली सल्तनत के अंदर। और औरंगजेब के द्वारा इन दोनों की योग्यता को देखते हुए इन दोनों के नाम परिवर्तित कर दिए गए। इन दोनों के नाम बदल दिए। जो जय सिंह था उसे विजय सिंह नाम दे दिया, और जो विजय सिंह था उसे जय सिंह नाम दे दिया। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो औरंगजेब था उसने जय सिंह का नाम बदलकर विजय सिंह कर दिया, और विजय सिंह का नाम बदलकर जय सिंह कर दिया। अब शुरुआत होती है यहाँ से। देखो, औरंगजेब जो था, इसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में होगी। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत की जो गद्दी थी, जो साम्राज्य था, उसे जीतने के लिए औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। देखो, औरंगजेब के 4 पुत्र थे। पहला आ जाएगा इसमें मुअज्जम, दूसरा आ जाएगा इसमें आजम, तीसरा आ जाएगा इसमें अकबर। अब ये अकबर वो नहीं है जो हमने पढ़ा था, जो हुमायूं का पुत्र था, ये औरंगजेब का पुत्र था। ध्यान में रखना है आपने। मुगल काल के अंदर अकबर एक और आता है, अकबर द्वितीय के नाम से जिसे जाना जाता है। और इसके बाद आ जाएगा इसमें काम बख्श। चौथा पुत्र इसमें कौन सा हो जाएगा? काम बख्श हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अपने वो निकाल, उन दो पुत्रों को यहाँ से निकालेंगे जो राजा ही नहीं बनना चाहते थे, जो राजा ही नहीं बनना चाहते थे। ये जो कामबख्श था, इसे राजा बनने की इच्छा नहीं थी, और जो अकबर था वो अपना साम्राज्य छोड़ करके पारस चला गया था। पारस मतलब वो यूनान की तरफ वो निकल गया था। अब बात आती है यहाँ पे आजम और मुअज्जम की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ, और दोनों के मध्य
1707 में 1707 में जाजऊ के मैदान में 1707 में जाजऊ के मैदान, ये जो जाजऊ स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इन दोनों के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में विजय सिंह और जय सिंह भी शामिल हुए थे। ध्यान ध्यान से सुनना, मैं अब क्या कहने वाला हूँ यहाँ पे। इस युद्ध में जय सिंह और विजय सिंह और जय सिंह भी शामिल हुए थे। अब हम बात उन्हीं की करेंगे जो औरंगजेब के द्वारा जिनके नाम परिवर्तित किए गए थे। ध्यान से सुनना, जिनके नाम परिवर्तित किए गए थे। देखो, जो मुअज्जम था, मुअज्जम ने अपनी तरफ विजय सिंह को शामिल कर लिया। जो विजय सिंह था वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहा था? मुअज्जम की तरफ से। और जो आजम था उसकी तरफ से जय सिंह युद्ध लड़ रहा था। उसकी तरफ से कौन युद्ध लड़ रहा था? जय सिंह युद्ध लड़ रहा था। लेकिन इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में मुअज्जम युद्ध जीत गया था। मुअज्जम युद्ध जीत गया था और जो आजम था वो युद्ध हार गया था। हारने के पश्चात जो मुअज्जम था वो दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है और अपना नाम परिवर्तित करके वो राजा बनता है। और वह दिल्ली सल्तनत का, मुगल सल्तनत का जो राजा है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो राजा बनता है। अब ये मुअज्जम के द्वारा उपाधि स्वरूप अपने कह सकते हैं कि मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि ग्रहण करके मुगल सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। और दूसरी तरफ मुअज्जम ने आमेर का नाम बदल दिया। उसने आमेर का पहली बार तो नाम इस्लामाबाद रखा और दूसरी बार इसने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। ध्यान में रखना है कि आमेर का जो नाम परिवर्तित था वो किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा किया गया था। पहली बार आमेर का नाम इस्लामाबाद रखा गया और दूसरी बार आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा गया था। और इसके साथ साथ जो बहादुर सिंह था उसने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया था। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया था। ये वही विजय सिंह है, ये वही विजय सिंह है जिसका नाम परिवर्तित औरंगजेब ने किया था। अगर हम इसके मूल नाम की अगर हम बात करें तो इसका मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम तो जय सिंह है, जो औरंगजेब ने परिवर्तित किया था। ध्यान में रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ बात हो रही है इसके पूर्व नाम की। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? पूर्व नाम की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जय सिंह के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार जय सिंह ने अपने आमेर रियासत का विस्तार किया था। जय सिंह जब आमेर का शासक बना तो उस समय आमेर रियासत जो थी वो मुगलों के अधीन थी। और दूसरी तरफ एक आती है, देखो मैं यहाँ पे 3 नाम लिखूंगा। जो आमेर रियासत का शासक कौन था? यहाँ पे जय सिंह था। और दूसरी तरफ आ जाएगी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया जोधपुर। मारवाड़ का यहाँ पे आ जाएगा अजीत सिंह। और तीसरी तरफ आ जाएगा यहाँ पे अमर सिंह। ये जो ये जो अमर सिंह था, देखो अब ये जो 3 व्यक्ति हैं इन तीनों के मध्य एक समझौता होता है। इन तीनों के मध्य क्या होता है? एक समझौता होता है। अब होता यूं है कि जो मुगल बादशाह होता है, बहादुर शाह होता है, वो क्या करता है? इन दोनों को सूबेदार बना देता है। यानी कि उन्हें एक नया पद दे देता है, अलग राज्य का, दूसरे राज्य का इन्हें सूबेदार घोषित कर देता है। और उस बात से क्या होता है, जो अमर सिंह है वो नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब जय सिंह और अजीत सिंह उसकी सेवा में थे, उसी तरह अमर सिंह भी मुगलों की सेवा में था, मुगलों के अधीन था। तो अमर सिंह को ये हुआ कि जब जय सिंह और अजीत सिंह को सूबेदार नियुक्त किया गया तो मेरे को क्यों नहीं किया गया, जिसके कारण वो नाराज हो गया। तो अमर सिंह के द्वारा जय सिंह को एक समझौता भेजा गया, एक शर्त भेजी गई। तो उस शर्त में ये लिखा था कि यदि जय सिंह मेरी पुत्री चंद्रकुमरी से विवाह कर ले,
यदि जयसिंह मेरी पुत्री चंद्र कुमरी से विवाह कर ले और जो चंद्र कुमरी से जो संतान उत्पन्न होगी वो जयसिंह के बाद आमेर का शासक बनेगी, वो जयसिंह के बाद आमेर का शासक बनेगी, तो वह अब जयसिंह की सहायता के लिए तैयार है। जब अमर सिंह के द्वारा ये शर्त जयसिंह को दी गई, बताई गई, तो जयसिंह ने उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया और उसने चंद्र कुमरी से विवाह कर लिया और अमर सिंह को विश्वास दिलाया कि वह चंद्र कुमरी से उत्पन्न संतान को ही आमेर रियासत का शासक घोषित करेगी। और ये जो समझौता था वो देबारी समझौता कहलाया था। ये जो समझौता था वो देबारी समझौता कहलाया था। ये जो समझौता किन किन के मध्य हुआ? ये समझौता हुआ था अमर सिंह और जय सिंह के बीच में। अमर सिंह और जय सिंह के बीच में ये समझौता हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि जो देबारी समझौता था वो किन किन के मध्य हुआ था? अमर सिंह और जय सिंह के मध्य हुआ था। अब हम बात करते हैं आगे कि जब अमर सिंह और जय सिंह इन दोनों के मध्य समझौते हुए, इस बात का जब पता मुगल सम्राट बहादुर शाह को चला तो वह इनसे नाराज हो गया। जब इनके बारे में ये जो संधि थी, ये जो समझौता था, इस समझौते के बारे में जब बहादुर शाह को पता चला तो वह इनसे नाराज हो गया, लेकिन कुछ ही समय पश्चात इन्हें क्षमा भी कर दिया गया। और दूसरी तरफ जयसिंह के शासनकाल में, जयसिंह के शासनकाल में भरतपुर रियासत के चूड़ामन के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। उस समय भरतपुर रियासत का शासक कौन था? चूड़ामन। चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया और चूड़ामन के विद्रोह को शांत करने के लिए रंगीला ने जयसिंह को भेजा था। रंगीला ने जयसिंह को भेजा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ये रंगीला कौन है? ये जो रंगीला है ये मोहम्मद शाह ही है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की बात हो रही है यहाँ पे। मोहम्मद शाह नहीं है ये, बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है। ये जो रंगीला शब्द है, ये जो उपाधि है वो बहादुर शाह प्रथम को दी गई थी। ध्यान में रखना, ये सिर्फ बहादुर शाह की एक उपाधि है रंगीला। तो बहादुर शाह के द्वारा जब जयसिंह को चूड़ामन के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा तो जयसिंह ने सबसे पहले चूड़ामन के भाई बदन सिंह को अपनी तरफ शामिल किया। बदन सिंह को अपनी तरफ शामिल किया और भरतपुर रियासत यानी कि चूड़ामन के विरुद्ध संघर्ष, विद्रोह प्रारंभ, उसका जो विद्रोह था उसे शांत करने के लिए सेना लेकर के रवाना हो गए। जब चूड़ामन को युद्ध में पराजित कर दिया गया और उसे भरतपुर रियासत से बाहर निकाल दिया गया तो जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की और इसके साथ उससे डीग की जागीर भी दी। अब ये जो भरतपुर रियासत थी वो जयसिंह के अधीन हो चुकी थी। भरतपुर जो रियासत थी वो जयसिंह के अधीन हो चुकी थी। भरतपुर की ही एक छोटी सी जागीर है डीग। डीग भरतपुर के अंदर आता है। इसका जो जागीरदार था वो बदन सिंह को बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बहादुर शाह को पता चला कि जयसिंह के द्वारा भरतपुर रियासत पर विजय प्राप्त कर ली गई है तो वह इससे बड़ा खुश हुआ और बहादुर शाह ने जयसिंह को एक उपाधि प्रदान की। ध्यान में रखना है दोस्तों, एक उपाधि प्रदान की और वो उपाधि थी राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की। ये जो उपाधि थी ये जयसिंह को दी गई थी। ये जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी? जयसिंह को दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की जो उपाधि थी बहादुर शाह प्रथम ने जयसिंह को प्रदान की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, आपने भूलना नहीं है इसको। अब हम बात करेंगे आगे जयसिंह की। देखो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो भी बुक है आप उससे
अपने इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, जयसिंह के बारे में ही देखेंगे कि जयसिंह ने अपने शासन काल में 1725 में 1725 में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण किया था, एक शुद्ध सारणी बनाई। और इसके साथ साथ ज्योतिष विद्या पर इसने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। जयसिंह कारिका ग्रंथ की जो रचना है वो स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा इसने अपने शासनकाल में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 वेधशालाएं बनाई थी, जिसमें पहली जयपुर की है। जयपुर की आपने नाम सुना होगा, जंतर मंतर। आपने नाम सुना होगा, जंतर मंतर। ये जो वेधशाला थी, पांचों वेधशालाओं में सबसे बड़ी थी। ये जो वेधशाला थी वो पांचों वेधशालाओं में सबसे बड़ी थी। इसके अलावा दूसरी इसके अंदर आ जाएगी मथुरा, तीसरी उज्जैन, चौथी दिल्ली और पांचवी बनारस। पांचवी क्या हो जाएगी इसमें, बनारस हो जाएगी। अब ये जो 5 वेधशालाएं थी स्वाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। पहली वेधशाला जयपुर थी, दूसरी मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। ये यहाँ पे क्रम नहीं है, ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्रम है, ये क्रम में नहीं है। ओके, ध्यान में रखना है, सिर्फ मैं काउंटिंग की वजह से ही यहाँ पे 1 2 3 बोल रहा हूँ। और जयपुर की जो जंतर मंतर थी वो सबसे बड़ी थी, इसलिए इसलिए यूनेस्को के द्वारा इसलिए यूनेस्को के द्वारा 2010 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर यानी कि ऐसा स्थल जिसकी देखरेख करने का जो जिम्मा है वो यूनेस्को के द्वारा उठा लिया जाता है। वैसे इसकी सुरक्षा का जो दायित्व होता है वो तो अपनी भारत सरकार का भी है, अपनी राजस्थान सरकार का भी है, लेकिन उसके रख रखाव, उसकी पहचान की अगर हम बात करें, वो यूनेस्को के द्वारा उसकी विश्व धरोहर संरक्षण की सूची में शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा स्वाई जयसिंह की अगर हम बात करें तो इसने इसने जयपुर नगर की शुरुआत की थी। जयपुर नगर के निर्माण की जो प्रक्रिया थी स्वाई जयसिंह के द्वारा शुरू की गई थी। और स्वाई जयसिंह का जो प्राचीन नाम था, अब ध्यान में रखना है, जयपुर का जो प्राचीन नाम था वो जयनगर था, वो जयनगर था, ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो जयसिंह था वो अंतिम हिंदू शासक था जिसने कई यज्ञ करवाए थे, जिसके द्वारा कई यज्ञ करवाए गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे, इनके रहने के लिए इनके रहने के लिए जयसिंह के द्वारा जल महलों का निर्माण करवाया गया था। जब कभी भी जयपुर जाओ तो एक झील के अंदर महल बना हुआ है, वो 24 घंटे, मतलब कि ये मान के चलो कि हरदम पानी में ही है, वो चारों तरफ उसके पानी ही पानी है। इस यहाँ सिर्फ जो रहने की जो अनुमति थी वो सिर्फ ब्राह्मणों को प्रदान की गई थी। ब्राह्मणों के लिए ही इस महल का निर्माण करवाया गया था, जिसे जल महल कहते हैं। ओके, और इसके अलावा जो जयसिंह था इसकी जो मृत्यु थी वो हृदय विकार से हो गई थी 21 सितंबर 1743 में। स्वाई जयसिंह की जो मृत्यु थी वो 21 सितंबर 1743 को हृदय विकार से उत्पन्न हृदय विकार के कारण हुई थी। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, स्वाई जयसिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम आगे बात करेंगे इसके अंदर, अगले टॉपिक है हमारा अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो अमर सिंह राठौड़ होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि अमर सिंह राठौड़ जो है वो जोधपुर रियासत का ही शासक होता है। इसके पिता का नाम होता है गज सिंह। इसके पिता का नाम होता है गज सिंह। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गज सिंह के 3 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र होता है अमर सिंह, दूसरा इसमें होता है
जसवंत सिंह। तीसरा इसमें है अचल सिंह। ये 3 पुत्र थे गज सिंह के। अचल सिंह की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और रहा पीछे जसवंत सिंह और अमर सिंह। अब जो गज सिंह था जो गज सिंह था उसने एक अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर के उसने अमर सिंह को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, यानी कि उसे अपने उत्तराधिकारी पुत्र के उत्तराधिकार से इसे वंचित कर दिया। और जो जसवंत सिंह था उसे जोधपुर रियासत का मारवाड़ रियासत का शासक घोषित कर दिया। जब अमर सिंह को उत्तराधिकार पद से निकाला गया तो अमर सिंह नाराज होकर के मुगल दरबार में चला गया था। अमर सिंह नाराज होकर के मुगल दरबार में चला गया और मुगल दरबार में जाकर के इसने मुगल बादशाह शाहजहां से शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली और शाहजहां के द्वारा अमर सिंह को राव की उपाधि प्रदान की गई थी। शाहजहां ने अमर सिंह को राव की उपाधि प्रदान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक समय ऐसा आया था कि जो शाहजहां के दरबार में जो अमर सिंह था वो 15 दिनों तक अनुपस्थित रहा था। लगातार 15 दिन वो मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा था। जब वो वापिस आया, अमर सिंह लौट करके वापिस आया मुगल दरबार में, जब उससे पूछा गया कि वह 15 दिन कहाँ गया था तो अमर सिंह के द्वारा जवाब दिया गया कि वह शिकार करने गया था, वह शिकार के लिए ही गया था, इसलिए वो दरबार में नहीं आ सका। और रही बात उस मतलब कि एक जो राजा था, एक उत्तरादेव जो अमर सिंह था, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो कहता है कि जो रही बात जुर्माने की, तो कहता है कि ये जो जुर्माना है वो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, आप जो चाहो मेरे से ले सकते हो। और दूसरी ओर जब अमर सिंह को मुगल दरबार में बुलाया गया और मुगल दरबार में जब अमर सिंह उपस्थित हो रहे थे और जब वो वहाँ मुगल दरबार में पहुंचे तो वहाँ एक सलावत खां नामक एक दीवान था। सलावत खां के द्वारा अमर सिंह को गंवार कहकर पुकारा गया। अमर सिंह को गंवार कहकर पुकारा, जिसके कारण अमर सिंह ने सलावत खां की उस मुगल दरबार में ही हत्या कर दी और मुगल सैनिकों के द्वारा अमर सिंह को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसके कारण अमर सिंह ने शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया और जो शाहजहां था वो अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकला। और अब जो अमर सिंह था इसका एक साला था, अमर सिंह का साला था अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह की धोखे से हत्या कर दी और जो अमर सिंह के जो सरदार थे, इनके जो सैनिक थे, जब इन्हें अमर सिंह की हत्या के बारे में पता चला तो इन्होंने दिल्ली के लाल किले के बुखारा द्वार से इन्होंने एंट्री ली। बुखारा द्वार से इन्होंने आक्रमण किया राजपूत सरदारों के द्वारा और इनकी संख्या बहुत कम थी, जबकि मुगल सैनिकों की बात करें तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण जो राजपूत सरदार थे उनकी वहीं हत्या कर दी गई, वो सभी सरदार शहीद हो गए। और उसी दिन से जो बुखारा दरबार था शाहजहां के कहने पर उसे बंद करवा दिया गया, उसे बंद करवा दिया गया। और ये जो दरबार था वो अमर सिंह फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अमर सिंह फाटक के नाम से ये दरबार प्रसिद्ध हुआ था। और इस दरबार को, ये जो द्वार था, ये जो गेट था, इसे अंग्रेज अधिकारी के द्वारा 1809 में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील के द्वारा खुलवाया गया था। जॉर्ज स्टील ने इस द्वार को, इस फाटक को खुलवा दिया था, जो बुखारा द्वार था। ओके, समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो अमर सिंह था वो एक बार 15 दिन तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। जब उस वापिस आया, उससे कारण पूछा गया तो वह कहता है कि केवल शिकार पर गया था और उन 15 दिनों के अनुपस्थित होने के कारण उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो अमर सिंह के द्वारा कहा गया
कि जो रही जो जुर्माने की बात है, तो मेरी संपत्ति मेरी तलवार ही है, और उसे मुगल दरबार में पेश होने का आदेश दिया गया। जब अमर सिंह मुगल दरबार में पहुंचा तो वहां सलामत खां नामक एक व्यक्ति था, जिसने अब अमर सिंह को गंवार कह करके पुकारा। इस घटना के पश्चात अमर सिंह ने सलामत खां की मुगल दरबार में हत्या कर दी और शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया, और अमर सिंह वहां से भाग निकला, और दूसरी तरफ शाहजहां भी वहां से भाग निकला था। और अमर सिंह का एक साला था अर्जुन गौड़, इसने धोखे से अर्जुन अमर सिंह की हत्या कर दी। और जब इसका पता राजपूत सरदारों को लगा, तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ बुखारा दरबार से एंटर होते हुए उन्होंने मुगल सैनिकों पर आक्रमण किया, और इनकी संख्या बहुत कम थी। राजपूत सरदारों की, मुगल सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जितने भी सभी राजपूत राजा थे या सरदार थे वो मारे गए, और उसी दिन बुखारा दरबार को बंद करवा दिया गया, जो अमर सिंह फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अधिकारी ने इस द्वार को खुलवा दिया था। ओके, ये था अमर सिंह राठौड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महान शासक थे जोधपुर रियासत के, मारवाड़ रियासत के। कल की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हम करेंगे मराठा साम्राज्य। कल की क्लास हमारी सिर्फ मराठा साम्राज्य पर ही होगी, जिसके अंदर हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो शिवाजी है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये करेंगे हम कल की क्लास में। और जिसने भी अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, कवर नहीं किया है, वो इस चैनल की सीबीएसई वॉरियर चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट लेसन को कंप्लीट से वॉच करें, और सेकंड लेसन को भी अच्छे से वॉच करें। अब मराठा साम्राज्य के बाद सिर्फ एक ही टॉपिक और रह जाएगा, इसके अंदर दो टॉपिक रह जाएगा, एक तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, और दूसरा सिख धर्म, और दूसरा इसमें सिख धर्म रह जाएगा, और आपकी जो दूसरी यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।